The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्वांटम केमिस्ट्री को डायरेक्टली रिलेट करती है थर्मोडायनामिक्स के साथ। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने 5 फॉर्मूलेज को याद किया जिनकी हेल्प से आप लोग W को कैलकुलेट कर रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि आपके सिलेबस में 2 टाइप के मॉडल्स गिवन है, एनसेंबल हाइपोथेसिस और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एनसेंबल हाइपोथेसिस का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना था, तो वहाँ पर मैंने आपको कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हम लोगों ने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया और वहां पर हमने इंट्रोड्यूस कराया पार्टीशन फंक्शन को, और पार्टीशन फंक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग। और अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग और वाइब्रेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को डिटरमाइन कर चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने रोटेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में बताया था, और बताया था कि कैसे आप लोग ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के लिए अपने पार्टीशन फंक्शन को कैटेगराइज कर सकते हो। आज इस क्लास के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर D2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of statistical thermodynamics. अभी तक 10 lectures cover करा चुका हूँ। अगर आपने previous lectures नहीं देखे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको statistical thermodynamics की एक अलग से playlist देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग statistical thermodynamics को बिल्कुल starting से और बिल्कुल basic से follow कर सकते हो। अगर आपको कोई और chapters पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से playlist बनाई हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को, और मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन के लिए पार्टीशन फंक्शन को लिखना सिखाया था, और आपको एक होमवर्क दिया था कि N2 के लिए आप प्लीज उसको लिखना सीखिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, और आप लोगों ने N2 के केस के अंदर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को लिख लिया होगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आज मैं D2 को लेकर अपने पार्टीशन फंक्शन को लिखूंगा, ऑर्थो D2 के लिए और पैरा D2 के लिए। तो सेम उसी तरीके से आपको N2 के लिए करना है। तो अगर आप लोग अभी तक N2 के लिए नहीं कर पाए हो तो आज इस D2 के डेरिवेशन को समझ लीजिए। इसको समझकर भी आप लोग N2 के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को लिख पाओगे, ऑर्थो N2 के लिए भी और पैरा N2 के लिए भी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लिखना सीखते हैं कि आखिर D2 के केस में आप लोग किस तरीके से ऑर्थो D2 और पैरा D2 के लिए पार्टीशन फंक्शन को लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आपको रोटेशन पार्टीशन फंक्शन लिखना है ऑर्थो और पैरा फॉर्म के अंदर तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम गिवन है और उसकी न्यूक्लियर स्पिन कितनी है, और सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसका टर्म सिंबल क्या है। राइट, तो यहां पर मैं दोनों चीजों को अलग अलग से लिख लेता हूं। एक साइड मैंने लिखा हुआ है कि उसके पास कौन कौन न्यूक्लियाई है, और इधर मैंने लिखा हुआ है कि आखिर उसका टर्म सिंबल क्या है। तो दोनों ही चीजों से हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और उस इंफॉर्मेशन का यूज कर हम लोग ऑर्थो D2 के लिए और पैरा D2 के लिए अपने पार्टीशन फंक्शन को लिखेंगे। तो D2 मॉलिक्यूल जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इस D2 मॉलिक्यूल के पास 2 न्यूक्लियाई है D एटम के। राइट, और D एटम के आपके पास जो I वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1। इस I वैल्यू को आपको स्टैटिस्टिकल पढ़ते हुए याद करना है, लेकिन जब हम लोग क्वांटम पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब वैल्यू को हम लोग वहां पर डिराइव करते हुए चलेंगे कि आखिर इसकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू क्या होती है। तो I इसकी 1 होती है। अगर आपकी इसकी I इंटीग्रल के वैल्यू बराबर होती है तो आपके पास बोसोन होते हैं। अगर आपके पास ये हाफ इंटीग्रल है तो ये फर्मियोन्स होते हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, बोसोन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। और बोसोन टाइप के मॉलिक्यूल का जो टोटल आपके पास वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक निकल कर आना चाहिए। जो आपके पास फर्मियोन्स थे उनका एंटी सिमेट्रिक था, और जो बोसोन है उनके आपके पास कैसे थे, सिमेट्रिक थे। अब सिमेट्रिक आने के सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपके पास स्पेस वाला पार्ट भी सिमेट्रिक हो और साथ ही साथ आपका न्यूक्लियर स्पिन वाला पार्ट भी सिमेट्रिक हो, क्योंकि सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या होगा, आपके पास सिमेट्रिक निकल कर आएगा। अगर एक भी एंटी सिमेट्रिक हो गया तो उस केस के अंदर आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो भी एंटी सिमेट्रिक हो
हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो बोसोन टाइप का है, और बोसोन टाइप के आपके पास जो वेव फंक्शन होते हैं, टोटल वेव फंक्शन, वो आपके पास सिमेट्रिक ही होने चाहिए। तो आपके पास या तो स्पेस पार्ट भी सिमेट्रिक हो, और आपके पास जो रोटेशन जो न्यूक्लियर पार्ट है वो भी आपके पास कैसा हो, सिमेट्रिक हो, या फिर स्पेस वाला भी एंटी सिमेट्रिक हो और आपके पास जो न्यूक्लियर स्पिन वाला पार्ट है वो भी आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो पॉसिबिलिटी आप लोगों ने यहां से निकाल ली, साई एस बीटा एस और साई ए बीटा ए। साई एस का मतलब क्या होगा कि आपके पास स्पेस वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है। साई का मतलब क्या है कि जो आपका स्पेस वाला पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक है। बीटा एस का मतलब क्या है कि जो आपका न्यूक्लियर स्पिन वाला पार्ट है वो आपका सिमेट्रिक है, यानी कि ऑर्थो रोटेशन हो रही है। और आपके पास जो बीटा ए है ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक है, इसका मतलब आपके पास पैरा रोटेशन हो रही है, यानी कि बीटा एस जो है वो आपका ऑर्थो D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका बीटा ए है वो आपका पैरा D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब H2 के केस के अंदर आप लोगों ने ऑर्थो और पैरो का रेशो निकाल लिया था, आप लोगों ने याद कर लिया था कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो रेशो पैरा जो है वो आपके पास 3:1 होता है। और उसको आपने कैसे निकाला था, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने डीजेनरेसी को लिखा था और उसके रेशो को आप लोगों ने वहां पर देख लिया था। तो सेम वही चीज आप लोग यहां पर करने वाले हो कि आखिर आपके ऑर्थो D2 का रेशो क्या होगा पैरा D2 के साथ। तो आपको पता है कि जो आपके पास बीटा एस होता है ये आपके पास ऑर्थो यानी कि बीटा सिमेट्रिक वाला है, सिमेट्रिक वाला मतलब ऑर्थो है, और ऑर्थो की रोटेशन कुछ इस टाइप से होती है, यानी कि दोनों ही न्यूक्लियस आपके पास सेम डायरेक्शन के अंदर घूम रहे होते हैं। और आपको पता है कि बीटा एस को एक स्टेट यहां पर एक्स्ट्रा मिली हुई थी I+1, यहां पर आएगा 2I+1 इंटू में I+1, टोटल इसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट हो जाएंगी। और यहां पर एक एक्स्ट्रा वेटेज इसलिए थी क्योंकि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट होती है वो जनरली आपके पास नॉन डीजनरेट होती है। तो इसीलिए आप लोग कह रहे थे जो आपके पास बीटा एस था वो 2I+1 इंटू में I+1 था, तो यहां पर जो आपके पास I की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो यहां पर आप I को 1 रखोगे, और जैसे ही आप लोग I को 1 रखोगे तो आपका बीटा एस निकल कर आएगा 6 के बराबर। और सेम जो आपका बीटा ए का फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था 2I+1 इंटू में I, इसके अंदर अगर आप लोग I की वैल्यू को 1 रखोगे तो आपका बीटा एस 3 निकल कर आएगा। इसका मतलब आपका ऑर्थो D2 रेशो पैरा D2 जो निकल कर आया है वो आपका निकल कर आया है 6:3। इसको आप लोग 2:1 भी बोल सकते हो। अब आपका रेशो भी निकल गया कि आपका ऑर्थो का अमाउंट कितना होगा, कि आपका पैरो का अमाउंट कितना होगा। अब आपको निकालना है, आपको ये भी निकल गया कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी वेव फंक्शन की। अगर स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिक होगा तो आपको यहां पर ऑर्थो लेना पड़ेगा, अगर आपका स्पेस वाला पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा तो आपको यहां पर पैरा लेना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपकी निकल गई है। अब टर्म सिंबल का यूज करेंगे, और टर्म सिंबल का यूज कर देखेंगे कि जो आपका E1J है वो किस साई के साथ जाएगा। उसके लिए मैंने यहां पर एक और कंडीशन को लिखा हुआ है कि जो आपका D2 है उसका जो टर्म सिंबल है वो आपके सामने मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 दोनों का सेम होता है, H2 का भी और D2 का भी। तो आपके पास यहां पर टर्म सिंबल निकल कर आ गया। इस टर्म सिंबल में ऊपर पॉजिटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है, नीचे क्या है G मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने कहा था कि इस पार्ट को पढ़ते हुए G रेड, सिमेट्रिक, पॉजिटिव, E1 ये सभी एक टाइप का कैरेक्टर शो करेंगे। तो G मतलब क्या होता है, G रेड मतलब क्या आपके पास पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या आपके पास सिमेट्रिक, और यहां पर आप लोग पॉजिटिव मतलब क्या समझ सकते हो, E1। इसका मतलब जो आपके पास E1J है वो एसोसिएट होंगे साई एस के साथ, यानी कि सिमेट्रिक वाले पार्ट के साथ। E1J जो है वो आपके पास स्पेस वाले सिमेट्रिक पार्ट के साथ होगा, और स्पेस वाला सिमेट्रिक पार्ट आप यहां पर कह रहे हो कि जो आपके पास E1J है वो स्पेस वाले सिमेट्रिक पार्ट के साथ होगा। और स्पेस वाला पार्ट अगर आपका सिमेट्रिक होगा तो आप लोग वहां पर क्या लोगे, बीटा एस को लोगे, और बीटा एस आपके पास क्या है, ऑर्थो D2 है। इसी चीज को आपको यहां पर समझना है। अगर आपका E1J साई एस के साथ एसोसिएट होगा, और ये साई एस क्या है कि जो आपका स्पेस वाला पार्ट है वो कैसा है आपके पास, सिमेट्रिक है। और आपने देखा था कि अभी पॉसिबिलिटी आपकी निकली थी कि अगर आपका स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिक होगा तो आपका न्यूक्लियर स्पिन वाला पार्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि आपका टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक था। तो आप कह रहे थे कि बीटा एस तो आपका क्या है, ऑर्थो D2 है। इसका मतलब ऑर्थो D2 के केस के अंदर आप लोग E1J को लोगे और आपका जो स्पेस वाला पार्ट है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर आप लोग इसका यूज करते हुए पार्टीशन फंक्शन लिखोगे D2 का, तो आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि जो आपका Q रोटेशन है वो समेशन 2J+1 e⁻ bj इंटू J+1 अपॉन KT तो होगा ही होगा। उसके बाद जो आपका J है उसकी आप लोग कैसी वैल्यू लोगे, सिर्फ और सिर्फ E1 वैल्यू लोगे, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि जो आपका E1J है वो साई एस के साथ जाएगा, और साई एस आपका ऑर्थो D2 के साथ जाएगा, यानी कि ऑर्थो D2 के साथ आपका E1J जाएगा। तो ऑर्थो D2 में आपने क्या लगा दिया, E1J लगा दिया। और अभी आपने रेशो देखा था ऑर्थो D2 का और पैरा D2 का, आपने वहां पर कहा था कि इसका रेशो 6:3 है, यानी कि टोटल जो आपके पास पार्ट होगा ऑर्थो का वो कितना होगा, 6/9 होगा।
होगा। 6 ऑर्थो वाला पार्ट है और ये क्या है, टोटल है 3 + 6, यानी कि नीचे आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो फ्रैक्शन आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया 6/9 का, और ये कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन बन गया ऑर्थो D2 के लिए अगर आपको लिखना है तो। सेम इसी वे में आप लोग की रोटेशन लिख सकते हो पैरा D2 के लिए भी। यहाँ पर पैरा कंट्रीब्यूशन आएगा 3/9 कर दोगे, और जो आपके पास यहाँ पर J इवन था, यहाँ पर ये J क्या हो जाएगा आपके पास, और हो जाएगा, और बाकी सारा पार्ट क्या है आपका, सेम है। तो अब सेम इसी तरीके से आपको N2 के लिए लिखना है। H2 और D2 का केस मैंने आपको समझा दिया, सेम उसी तरीके से आपको N2 के लिए लिखना है। N2 के लिए आपके पास जो N के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको N के मॉलिक्यूल की आई वैल्यू चाहिए और आपको क्या चाहिए, N2 का टर्म सिंबल चाहिए। तो उसको आप लोग अपने, उसके लिए आप लोग रेफरेंस यूज कर सकते हो, रेफरेंस को यूज करो और उसके लिए आप लोग अपने पार्टीशन फंक्शन को लिखना सीखो। तो अगर आप लोग टोटल पार्टीशन फंक्शन लिखना चाहते हो Q टोटल, तो आपके पास Q टोटल हो जाएगा Q रोटेशन ऑफ ऑर्थो D2 प्लस Q रोटेशन ऑफ पैरा D2। आप लोग दोनों को सेपरेटली लिख सकते हो, और उसके बाद अगर आप लोग इनको ऐड करना चाहो तो ऐड करके तो आप लोगों ने पहले इसको याद कर ही लिया था। तो ये आपकी बात हो गई है कि अगर आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना है, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन लिखना है इन केस ऑफ ऑर्थो मॉलिक्यूल या फिर पैरा मॉलिक्यूल। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपके पास रोटेशन लेवल के कोरस्पॉन्डिंग, रोटेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स थे, इन एनर्जी लेवल्स की डीजनरेसी कितनी है, तो आप मुझे एक फॉर्मूला बताते थे कि जो आपका यहां पर जीजे है वो आपका 2J+1 होगा। आप मुझे कहते थे कि हर एक एनर्जी लेवल की जो डीजनरेसी है वो आपके पास 2J+1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपकी किसी भी एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कितनी होगी अगर आपको न्यूक्लियर स्पिन भी इंक्लूड करनी है, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डीजनरेसी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इन केस ऑफ H2 D2 HD फॉर J = 0 1 2। अगर मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं कि J = 0 1 2 के लिए आप मुझे डीजनरेसी बता दो आपके H2 मॉलिक्यूल के लिए, तो आप लोग वहां पर मुझे बोलते हो कि आपका जो जीजे है वो 2J+1 है। लेकिन इस केस के अंदर आपने अपने जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो आपके पास एटम्स है उसकी न्यूक्लियर स्पिन को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर आप लोग H2 के लिए बात करोगे, D2 के लिए बात करोगे, HD के लिए बात करोगे और आप लोग बोलोगे कि इसकी डीजनरेसी कितनी है किसी भी लेवल के लिए, तो आप मुझे एक ही फॉर्मूला दोगे, जीजे = 2J+1। लेकिन ऑफकोर्स अगर मॉलिक्यूल आपके पास अलग अलग है, मॉलिक्यूल के एटम्स अलग अलग हैं, तो उनकी डीजनरेसी भी अलग अलग होनी चाहिए। और वो अलग अलग कब होगी, जब आप लोग इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके पास एटम है, यहां पर आपके पास 2 H के एटम है, यहां पर 2 D के एटम है, यहां पर आपके पास एक H का एटम और एक D का एटम है, यानी कि जब आप लोग उनकी न्यूक्लियर स्पिन को इंक्लूड करोगे तभी तो आपकी डीजनरेसी भी अलग अलग निकल कर आएगी मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि J = 0 1 और 2 के लिए आपके H2 मॉलिक्यूल की डीजनरेसी क्या होती है, या फिर आपके D2 मॉलिक्यूल की क्या होती है, या फिर HD मॉलिक्यूल की क्या होती है, तो उसके लिए आप किस फॉर्मूले को यूज करोगे, या फिर किस तरीके से आपको अपने जीजे = 2J+1 वाले फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको निकालना है डीजनरेसी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर स्पिन, तो उस केस के अंदर आप कैसे करोगे, जैसे आप लोग अभी ये पॉसिबिलिटी निकाल रहे थे, सेम उसी फॉर्मेट के अंदर आपको चलना है। जैसे कि अगर मैं आपसे H2 के केस के अंदर पूछ रहा हूं कि आपके J = 0 के लिए या फिर 1 के लिए या फिर 2 के लिए आपकी डीजनरेसी कितनी होगी, तो कैसे उसको निकालोगे। तो आपको पता है कि जो आपका H2 मॉलिक्यूल है इसके पास H के न्यूक्लियाई हैं, अगर इसके पास H के न्यूक्लियाई तो इसका I क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये कैसे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, फर्मियोस टाइप के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और आपको पता है फर्मियोस टाइप के मॉलिक्यूल का टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक होने की आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिक हो जाए, स्पिन वाला पार्ट आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो जाए, या फिर स्पेस वाला पार्ट आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाए और स्पिन वाला पार्ट आपका सिमेट्रिक हो जाए। यानी कि साई टोटल आपका साई एस बीटा ए हो सकता है या फिर साई ए बीटा एस हो सकता है। फिर हम लोग कहां पर गए, टर्म सिंबल के ऊपर गए। टर्म सिंबल आपको पता है क्या होता है, समेशन ऑफ जी, और ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर भी क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब इवन जे जो है वो साई एस के साथ जाएगा और साई एस जो है वो आपके पास बीटा ए से जाएगा। ये चीज आपको यहां से पता है, तो साई एस आपका जो है वो बीटा ए की तरफ जाएगा। तो आपको यहां पर पता चल गया कि इवन जे के लिए आपको क्या करना है, बीटा ए को यूज करना है। तो अभी तक आप लोग पार्टीशन फंक्शन को लिख रहे थे कि इवन जे के लिए आपका पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थो D2 के लिए, ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए, पैरा हाइड्रोजन के लिए। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग वहां पर बीटा ए को क्या बोल रहे थे कि आपके पास ये पैरा H2 मॉलिक्यूल है, फिर पैरा क्या है D2 मॉलिक्यूल है। तो यहां पर हम इस वे के अंदर नहीं जाएंगे, इसको यहां पर बीटा ए की फॉर्म के अंदर याद करेंगे। और आपको पता है कि बीटा ए की जो स्पिन स्टेट होती है वो आपके पास 2i+1 इनटू में आई होती है। मैंने कहा था कि एंटी सिमेट्रिक के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है, लेकिन बीटा एस की जो आपके पास स्पिन स्टेट है वो 2i+1 इनटू में i+1 है। हम यहां पर डीजनरेसी को लिखना चाहते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। तो आप लोग यहां
पर देखोगे जो बीटा ए की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास स्पिन स्टेट कितनी है। आप कह रहे थे कि बीटा ए की कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्पिन स्टेट थी उसका फॉर्मूला आपके पास था 2i+1 इनटू में i। ये आप लोग कह रहे थे बीटा ए के लिए। उसके बाद आपने कहा था कि बीटा एस के लिए जो आपके पास स्पिन स्टेट है वो आपके पास होती है 2i+1 इनटू में i+1। बीटा एस को यहां पर एक एक्स्ट्रा वेटेज थी क्योंकि ग्राउंड स्टेट जनरली आपके पास नॉन डिजनरेट होती है। तो यहां पर मैंने इसकी स्पिन स्टेट क्या लिख ली 2i+1 इनटू में i, और यहां पर आपके पास क्या है इवन जे है। तो जे इक्वल टू मतलब क्या 0 2 4 6, क्योंकि इवन नंबर से यहां पर लोगे आप लोग यानी कि 0 2 4 6। तो 0 2 4 6 के लिए आप लोग यहां पर बीटा ए को ले रहे हो, तो इवन जे के लिए आपके पास जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी 2i+1 का हो जाएगी। वहीं अगर आप लोग बात करते हो कि ओड जे के लिए आपके पास स्पिन स्टेट क्या हो जाएगी, तो ओड जे के लिए आप लोग यहां पर क्या लोगे साई ए को लोगे। साई ए किसके साथ जुड़ेगा बीटा एस के साथ जुड़ेगा, और बीटा एस की न्यूक्लियर स्पिन स्टेट क्या होती है 2i+1 इनटू में i+1 होती है। इसका मतलब ओड जे के लिए यानी कि j इक्वल टू 1 3 5 के लिए आपके पास 2i+1 इनटू में i+1 हो जाएगी न्यूक्लियर स्टेट। अगर आपको टोटल स्टेट लिखनी है, टोटल डिजनरेसी लिखनी है अपने लेवल की, तो उस लेवल के अंदर आपके पास स्पेस वाला पार्ट भी आएगा और उस लेवल के अंदर आपके पास न्यूक्लियर स्पिन वाला पार्ट भी आएगा। तो स्पेस वाले पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग तो आपको पता है क्या होती है 2j+1 होती है, और अगर आप लोग न्यूक्लियर स्पिन के कोरस्पॉन्डिंग अपनी स्टेट लिखोगे तो आपको पता है 2i+1 इनटू में i होगी। अगर आप लोग बीटा ए की बात करोगे, और बीटा ए की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या थे j इवन थे। तो अगर आपको j इक्वल टू 2 के लिए अपनी टोटल डिजनरेसी को लिखनी है तो उस केस के अंदर आपको स्पेस पार्ट के अंदर कितनी स्टेट होती है आपको पता है कितनी होगी 2j+1 होगी, और j आपका कैसा होता है आपके पास j इवन है, और जो इवन j है वो आपके पास बीटा ए के साथ क्या है एसोसिएटेड है, और बीटा ए की स्पिन स्टेट कितनी है 2i+1 इनटू में i है। तो आप लोग यहां पर न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपकी टोटल डीजनरेसी निकल जाएगी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर स्पिन पार्ट। और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि J इक्वल टू 2 के लिए आपके H2 मॉलिक्यूल की डीजनरेसी कितनी है, आपके D2 मॉलिक्यूल की डीजनरेसी कितनी है, आपकी HD मॉलिक्यूल की डीजनरेसी कितनी है। जो आएंगे सिंपल मॉलिक्यूल आएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपके पास नहीं आएगा। तो आपको अगर बेसिक पता है कैसे आपको इन सब चीज़ों को निकालना है तो आप लोग आराम से ये सब चीज़ों को निकाल पाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आपने तरीका समझ लिया तो आप इन चीज़ों को आराम से निकाल पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कि आप लोग D2 के केस के अंदर किस तरीके से अपने डीजनरेसी को लिख सकते हो। जैसे H2 में क्या था सेम हम लोग यहां पर करेंगे। D2 मॉलिक्यूल के पास आपके पास D न्यूक्लियाई है, D न्यूक्लियाई की I वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर I 1 है तो आपके पास बोसोन है, अगर बोसोन है तो साई टोटल सिमेट्रिक होना चाहिए, और साई सिमेट्रिक होने की दो ही पॉसिबिलिटी है कि स्पेस भी सिमेट्रिक हो जाए और न्यूक्लियर पार्ट भी सिमेट्रिक हो जाए, या फिर स्पेस भी एंटी सिमेट्रिक हो जाए और न्यूक्लियर पार्ट भी आपका क्या हो जाए एंटी सिमेट्रिक हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी आप लोगों ने यहां पर देख ली। उसके बाद आप लोग गए टर्म सिंबल के ऊपर। टर्म सिंबल आपका H2 और D2 का सेम होता है 1 सिग्मा 1 समेशन G और ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, G का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपका इवन J है वो साई S के साथ एसोसिएट करेगा, और साई S आपका किसके साथ है बीटा S के साथ है। ये बात आपको पहले से पता है, यानी कि जो आपका इवन J है वो बीटा S के साथ जाएगा, और बीटा S यानी कि सिमेट्रिक वाले पार्ट की आपके पास न्यूक्लियर स्पिन कितनी होती है ये आपको पता है 2i+1 इनटू में i+1। तो स्पिन वाले पार्ट की आपके पास स्पिन निकल गई 2i+1, आपके पास इवन J था यानी कि J इक्वल टू 0 2 4 है। तो अगर आपको GJ लिखना है 0 2 4 यानी कि इवन नंबर्स के लिए तो आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे 2j+1 इंटू 2i+1 इंटू में i+1। लेकिन अगर आपको ओड J के लिए यानी कि J इक्वल टू 1 के लिए 3 के लिए 5 के लिए 7 के लिए अगर आपको टोटल डीजनरेसी लिखनी है तो उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा GJ इक्वल टू 2j+1 2i+1 इंटू में i, क्योंकि ओड J के साथ आपका साई एंटीसिमेट्रिक है और साई एंटीसिमेट्रिक के साथ आपके पास बीटा एंटीसिमेट्रिक है, और बीटा एंटीसिमेट्रिक की जो न्यूक्लियर स्पिन है वो आपके पास 2i+1 इंटू में i होती है। और अगर आपको टोटल स्टेट लिखनी है तो आपको स्पेस वाली स्टेट यानी कि 2j+1 और आपको न्यूक्लियर स्पिन वाली स्टेट यानी कि 2i+1 इंटू में i लेना पड़ेगा, और यहां पर आपको तीनों को उसको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डीजनरेसी को लिख सकते हो इंक्लूडिंग स्पिन पार्ट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कैसे आपको इन सब चीजों को लिखना है। अभी तक आपने बात की H2 मॉलिक्यूल की, D2 मॉलिक्यूल की, सेम टाइप का मॉलिक्यूल था, सेम टाइप के एटम्स थे। लेकिन अब हम बात करते हैं HD मॉलिक्यूल की। तो HD मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम आपका हाइड्रोजन का है और एक एटम आपका ड्यूटेरियम का है, और दोनों की I वैल्यू क्या होती है
अलग अलग होती है, तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग जो उनकी स्पिन स्टेट होगी वो अलग अलग होगी। तो और भी सिंपल यहाँ पर बन जाएगा, जैसे कि जो आपका H है इसकी आई वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, जो आपका D है इसकी आई वैल्यू आपके पास क्या होती है 1 होती है। तो आपके पास जो DJ आएगा इंक्लूडिंग स्पिन, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आने लिखा हुआ है 2J + 1 इंटू जो आपके पास स्पिन स्टेट है इस A एटम की कोरस्पॉन्डिंग, और जो आपके पास स्पिन स्टेट है B एटम की कोरस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर आपका A क्या है हाइड्रोजन है, और जो आपका B है वो आपके पास क्या है ड्यूटेरियम है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल, जो आपके पास H एटम है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास न्यूक्लियर स्पिन स्टेट की जनरेशन कितनी है 2i + 1 हो जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, और 2i + 1 क्या हो जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो जनरली आपके पास यहाँ पर दो एटम होंगे, H और D एटम है, इसकी आई वैल्यू 1/2 है, इसकी आई वैल्यू 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि J = 0 के लिए आप मुझे टोटल D जनरेशन बताओ इंक्लूडिंग योर स्पिन स्टेट, तो आप फॉर्मूले को यूज करोगे 2J + 1, तो J की वैल्यू क्या है 0 है, तो J की वैल्यू को मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन के यानी कि हाइड्रोजन के इसके अंदर 2i + 1 यानी कि 2i(H), और i(H) क्या होता है पास 1/2 होता है, तो 2 इंटू में 1/2 + 1 इंटू में क्या करोगे 2i(D) + 1, और id कितना होता है 1 होता है, तो इंटू में 2i प्लस का 1 कर दोगे। जो भी आपके पास आंसर आएगा ये आपके पास टोटल स्टेट्स आ जाएंगी J = 0 में इंक्लूडिंग न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो H2 के केस के अंदर, D2 के केस के अंदर और HD के केस के अंदर। और अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इजी मॉलिक्यूल ही आएंगे, ज्यादा मुश्किल मॉलिक्यूल नहीं आएंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया, आप लोगों ने वाइब्रेशन मोशन कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया, आप लोगों ने रोटेशन मोशन कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को निकाल लिया। अब हम लोग निकालने वाले हैं कि आखिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, यानी कि हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो आपका Q है वो समेशन ऑफ GI(e⁻⁻ KT) होता है। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनके बीच में जो आपके पास ये डेल्टा E होता है, ये डेल्टा E आपका बड़ा होता है KT से, यानी कि KT से ये डेल्टा E बहुत बड़ा होता है, एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास काफी ज्यादा गैप होता है। और आप लोग कह रहे थे कि जो आपका प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच है उसके अंदर आपका जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कितनी होती है आपके पास E0 आपके पास 0 होती है। उसके बाद अभी आप कह रहे हो कि जो आपके पास मान लीजिए आपके पास जो E1 है वो आपके पास क्या है E मान लेते हैं हम लोग, E1 को क्या है आपके पास E है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि जो आपके पास ये डेल्टा E है, ये डेल्टा E जो है वो आपका बड़ा है KT से। इसका मतलब आपका जो डेल्टा E है वो बड़ा है किससे, KT से, और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब आपका क्या है, ये E1 माइनस का E0 आपका बहुत बड़ा है KT से। अब E0 तो आपके पास क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब जो आपका E1 है ये बहुत बड़ा है KT से। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जो आपका एनर्जी लेवल होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है KT से। अगर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ही बड़ी होगी तो ऑफकोर्स आपका E2 तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, और आपका E3 तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन को पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद करनी है आपको कि आपका E0 जो होता है वो 0 होता है, उसके बाद आपकी E1, E2, E3 या फिर E4 या फिर कितनी भी वैल्यू, इन सब की वैल्यू आपकी बहुत बड़ी होती है KT से। अगर ये दो बातें आपने याद कर ली तो आप लोग पार्टीशन फंक्शन को आराम से यहाँ पर डिटरमाइन कर लोगे। जनरली द एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज कैलकुलेटेड बाय हाइड्रोजनिक एटम मॉडल। हम लोग इसे पढ़ते हैं, आप क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को आप लोग हाइड्रोजन एटम के थ्रू ही पढ़ते हो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन लेवल्स इज वेरी लार्ज देन KT। डेल्टा E है जो आपका बहुत बड़ा होता है किससे, KT से। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी द वैल्यू ऑफ E1, E2, E3 इज ऑल्सो लार्ज एज कंपेयर टू KT, इट मीन्स ओनली द ग्राउंड स्टेट इज पॉपुलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। अगर एनर्जी के लेवल्स के बीच में गैप बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो आपके ट्रांजिशन कैसे होंगे, और आप लोग यहां पर कह रहे हो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल होती है। अब इसको मैथमेटिकल भी प्रूव कर लेते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड एज, आप लोग यहां पर समेशन को खोल रहे हो, Q इक्वल टू क्या लिख दिया, G0 e⁻⁻E0 अपॉन KT प्लस G1 e⁻⁻E1 अपॉन KT प्लस G2 e⁻⁻E2 अपॉन KT एंड सो ऑन। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करो, अपने E0 को 0 पुट कर दो। जैसे ही आप लोगों ने E0 को 0 पुट किया तो e⁻⁻0 क्या बन जाएगा 1, तो आपके पास Q बन जाएगा Q इक्वल टू G0 प्लस G1 e⁻⁻E1 अपॉन KT, और आगे की टर्म आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद अभी आपने कहा कि जो आपके पास E1 होता है, जो E2 होता है, जो E3 होता है, जो E4 होता है, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी KT से बहुत क्या होती है, बड़ी होती है। और अगर आपके E1, E2, E3, E4 बहुत बड़े हो गए तो आपके पास E1 अपॉन KT, E2 अपॉन KT भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, और e⁻⁻
इनटू में बड़ा नंबर क्या होता है आपके पास 0 के बराबर होता है। इसका मतलब आप लोग बाकी सारी टर्म को यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो और आपका जो Q है वो सिर्फ और सिर्फ G0 के बराबर निकल जाएगा। और जनरली आपकी जो ग्राउंड स्टेट है वो नॉन डीजेनरेट होती है, यानी कि Q को आप लोग 1 के बराबर भी बोल सकते हो। इसका मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बातें बताई ये आपको थ्योरेटिकली याद करनी है, लेकिन अगर आपके पास पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको डेटा गिवन होगा कि आपके पास जो E0 है उसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, उसके बाद आपको E1 की वैल्यू गिवन होगी, E2 की वैल्यू गिवन होगी, E3 की वैल्यू गिवन होगी। मान लीजिए उसने E1 की वैल्यू क्या दे दी, 512 दे दी, 512 सेंटीमीटर इनवर्स दे दी। उसके बाद उसने E2 की वैल्यू दे दी 4, 6, 7, 8 सेंटीमीटर इनवर्स दे दी। उसके बाद उसने आपको E3 की वैल्यू दे दी 5, 3, 9, 7, 2, 6 सेंटीमीटर इनवर्स। और इस तरीके से उसने क्या दे दी अपनी आपको E1, E0, E3, E4 की वैल्यू दे दी। और उसके बाद आपसे उसने पूछ लिया कि इसका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग। तो इस केस के अंदर आपको क्या E1 को इग्नोर कर देना है, क्या E2 को इग्नोर कर देना है, तो आपको वहां पर इसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा। जो आपके पास एक KT होता है इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो लगभग 208 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है अगर आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर यानी कि 298 केल्विन के बराबर है। तो 298 वाले आसपास के टेम्परेचर के केस के अंदर आप लोग KT के सम को, KT के मल्टीप्लाई को आप लोग 208 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर लगभग मान सकते हो। तो अगर आपकी E1 की वैल्यू या फिर E2 की वैल्यू या फिर E3 की वैल्यू आपकी 208 के आसपास है उस केस के अंदर आप लोग उसे इग्नोर नहीं करोगे। और जनरली जो आपकी E1 की वैल्यू है उस KT से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। तो जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर जो आपके पास रिजल्ट लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल ही लिखे हुए हैं। आपका जो E1 है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है KT से और आपको उसको इग्नोर ही करना है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने वाला वो आपको E1 की वैल्यू कम दे सकता है, हाइपोथेटिकली वो आपको दे सकता है। और अगर उसने आपको हाइपोथेटिकली इसकी वैल्यू कम दी तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा Q इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन को लिखने के लिए। ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, E1 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 512 208 से ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन 4, 6, 7, 8 को, 5, 3, 9, 7, 2, 6 को और ये वैल्यू तो आपके पास बहुत ही बड़ी गिवन होंगी, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। तो आगे वाले टर्म को आप लोग इग्नोर करना है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर E1 वाले केस को लेना है। इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ेगा तो आपको G0 प्लस G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन KT तक की टर्म को लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको E1 की वैल्यू पुट करनी है और KT की वैल्यू आपके अप्रोक्स 208 के बराबर होती है, 280 सेंटीमीटर इनवर्स एट रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन के ऊपर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मोशन के पार्टीशन फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग। एक आपको ये चीज याद रखनी है और सेकंड आपको याद रखनी है कि आपका जो Q है वो जनरली G0 के बराबर होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट आपकी यहाँ पर एक्सेसिबल होती है। अब आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बची है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको शायद 1 या 2 लेक्चर दूंगा। तो ज्यादा नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 1 लेक्चर बचा हुआ है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का। जल्दी ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो अब आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो, आप आराम से उन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज एप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपकी सपोर्ट की वजह से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।